हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 16th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 16 में आप सबका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स क्या है, उसके बाद फिर हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है। वी विल स्टार्ट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। बिफोर स्टार्टिंग डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस वी शुड हैव सम आइडिया रिगार्डिंग 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम 7th शेड्यूल को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है ताकि दोनों के बीच में पावर को लेके फाइट न हो एंड लेजिस्लेशन जो है वो एक दायरे में रह के किए जाए ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपना फ्रीडम भी इंजॉय कर सके एंड साथ ही साथ जो यूनियन है वो पूरे देश को कंट्रोल करके रख सके। तो जब हम 7th शेड्यूल को देखते हैं तो हमें वहां पे 3 लिस्ट का मेंशन मिलता है। लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, लिस्ट 2 जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं एंड लिस्ट 3 जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट में उन सारे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट के अंदर उन सारे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार जो है स्टेट लेजिस्लेचर को है, और कंकरेंट लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार जो है दोनों को मिल जाता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। बट इन केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट हमें याद रखना है कि अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करता है तो वो वाइड हो जाएगा। मान लिया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया है, ठीक है, तो भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कंकरेंट लिस्ट में फॉल हो रहा है उसके ऊपर पहले लॉ बना दिया हो एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में लॉ बनाया है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो पावरफुल रहेगा, वो एग्जिस्ट करेगा एंड जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उससे पहले वो खत्म हो जाएगा। ओके, इंडिया में हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो किया जाता है जिसके तहत स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको लॉ बनाने का अधिकार है एंड यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको भी लॉ बनाने का अधिकार है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि पावर का सेपरेशन वो कर सके, बट फिर भी क्लियर कट वे में, डिस्टिंक्ट वे में पावर का सेपरेशन जो है वो नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि 100% पावर का सेपरेशन जो है वो किया गया है या किया जा सकता है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि किसी एक लिस्ट के अंदर कोई एक सब्जेक्ट फॉल हो रहा है, इसके ऊपर जब लॉ बनाया जा रहा है तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, तो हो सकता है ये जो पर्टिकुलर सब टॉपिक है ये दूसरे लिस्ट में फॉल हो जाता हो, तो क्या हम इस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर को मना कर देंगे लॉ बनाने से? अगर नहीं तो किस हद तक हम फ्रीडम देंगे कि हाँ आप इस पॉइंट पे भी लॉ बना लो, क्योंकि अगर वो लॉ बनाएगा तो इंक्रोचमेंट ऑफ पावर हो जाएगा। तो अगर इंक्रोचमेंट ऑफ पावर होगा तो किस हद तक वो वैलिड रहेगा या किस हद तक उसको जो है रोक लगाया जाएगा, उसका जो जुडिक्शन का पावर है वो जुडिशरी के पास आ जाता है एंड जुडिशरी जो है वो चेक करती है कि हाँ मंशा क्या है इस लॉ को बनाने के पीछे। अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, यानी अगर कोई लेजिस्लेचर अपने लिस्ट के बाहर के लिस्ट से जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बना रहा है तो उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी, उसका क्या डोमेन रहेगा, उसका क्या स्फेयर रहेगा, वो जो जजमेंट है वो कोर्ट देगी। एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसे जो केसेस है ये फर्स्ट इंस्टेंस में ही कहाँ पहुंचेंगे, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, किसी भी हाई कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस पहुंचेगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है डिफरेंट जो डॉक्ट्रिन है उसको अप्लाई करके चेक करेगी। मान लिया कि कोई केस पहुंचा, डॉक्ट्रिन एंड पिथ एंड सब्सटेंस फिर यूज किया जा रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जब यूज किया जा रहा है तब वहां पे जुडिशरी जो है सबसे पहले तो चेक करेगी कि ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये किसके लिस्ट में फॉल होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसके लिस्ट में फॉल हो रहा है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि एसेंस क्या है, इस लॉ को बनाने के पीछे मंशा क्या है। अगर कोई किसी और के लिस्ट के आइटम के ऊपर लॉ बना रहा है उसका मंशा क्या है, कहीं वो जानबूझ के तो इस चीज को नहीं कर रहा है, कहीं इसके थ्रू वो अपने पावर को सुपरसीड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं वो अपने लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, एंड इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर एंड हमारे देश के ऊपर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को यूज करके जुडिशरी जो है उन चीजों को चेक करती है
और किसी ने अगर अपना डोमेन जो है क्रॉस किया है, अपना जो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको सुपरसीड करते हुए किसी और के लिस्ट में फॉल होने वाले सब्जेक्ट के ऊपर अगर कानून बनाया है, तो वो कहाँ तक वैलिड रहेगा, उसका जुडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर देगी। अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला का केस जो 1959 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था। एंड यहाँ पे मुद्दा क्या आया कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है, स्टेट के पास है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट ऑफ राजस्थान जो है उसका अगर हम देखें तो 1959 में साउंड एम्पलीफायर जो हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्लेस किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये जो एग्रीव पर्सन है वो क्या कह रहा था कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो लिस्ट 1 में आता है अंडर एंट्री 31, यानी जो ये साउंड एम्पलीफायर है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। दैट्स वाई यूनियन लेजिस्लेचर को इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बट स्टेट ऑफ राजस्थान ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हेल्थ जो है वो लिस्ट 2 में है, यानी स्टेट लिस्ट के अंदर है, और ये एंट्री 6 में फॉल होता है। तो उसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी है कि लॉ बना सकते हैं हम, तो उसी के तहत हमने जो ये साउंड एम्पलीफायर है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला है, क्योंकि इससे लाउड साउंड जो है वो क्रिएट होता है जो कि हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो इस केस का जजमेंट क्या हुआ था, इस केस के जजमेंट में सबसे पहले तो जुडिशरी ने चेक किया कि वो आइटम जो है कौन से लिस्ट के अंदर फॉल हो रहा है। तो जुडिशरी ने देखा कि हाँ, यूनियन लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट फॉल हो रहा है, साउंड एम्पलीफायर। तो अब जुडिशरी फिर क्या करती है कि एसेंस देखती है, मंशा क्या है उस चीज को लाने के पीछे। तो जुडिशरी ने जब एसेंस देखा तो उसके बाद जो जुडिक्शन दिया गया उसमें जस्टिफिकेशन दिया गया कि हम मानते हैं कि एम्पलीफायर जो है वो एक एपरेटस है जो ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन के अंडर काउंट होना चाहिए। बट पिथ एंड सब्सटेंस का जो डॉक्ट्रिन है उसको अगर हम फॉलो करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में ये फैसला जो है दिया जाएगा। और फैसला जो है यही दिया गया, वहां पे कहा गया कि नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की वो सही है, साउंड एम्पलीफायर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो उन्होंने कंटिन्यू रखा फिर। ओके, तो इस तरीके से एंड सब्सटेंस का जो डॉक्ट्रिन है उसको यूज करके जजमेंट जो है पास किया गया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर। आई होप कि ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया हो, ये एग्जांपल क्लियर हो गया हो कि पेथ एंड सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, किस तरीके से जुडिशरी जो है वो अपना जजमेंट पास करती है। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर। तो इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, हैपनिंग एज पार्ट ऑफ समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम किसी चीज के ऊपर लॉ बना रहे हैं तो उसमें सब टॉपिक निकलेगा। अब वो सब टॉपिक जो है वो भी इंपॉर्टेंट, तो क्या उसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? तो जी दिया जाएगा। तो उसी चीज के बारे में जुडिक्शन जो है वो किया जाता है अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर। और ये एक्चुअली में है क्या, तो ये एडिशन है डॉक्ट्रिन ऑफ पेथ एंड सब्सटेंस का। और इसके तहत कहा जाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो उन मुद्दों पे भी रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है जो मेन टॉपिक के अंडर में फॉल होते हैं, यानी जो सब टॉपिक फॉल हो रहे उसके ऊपर भी कानून जो है बना सकती है वो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर। बट वो जो सब टॉपिक है वो मेन टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी रैंडम, दैट शुड नॉट बी रैकलेस। ठीक है, अगर मेन टॉपिक से वो चीज सच में कनेक्टेड और उसके ऊपर लॉ बनाना जरूरी है तो ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर को यूज करते हुए जुडिशरी उस चीज को वैलिड करेगी, अदरवाइज उस चीज को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा अगर वहां पे इंक्रोचमेंट ऑफ पावर जो है साफ साफ झलक के आता है। तो इस चीज को एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लिया कि आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या आप आउटर स्ट्रक्चर सिर्फ बॉडी बनाकर ग्राहक को दे देंगे कि आपको सीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेन सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, उसके अंडर में अगर कोई सब टॉपिक आ रहा है उसके ऊपर भी लॉ बनाने का हक जो है मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम सीट्स लगाए ही ना अगर इस कार में, तो क्या इस कार को ड्राइव किया जा सकता है? क्या इस कार का यूज फिर किया जा सकता है? तो जी नहीं। तो उसी तरीके से अगर सब टॉपिक आ रहा है तो उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार जो है उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर को मिलना चाहिए। और वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां पे इंक्रोचमेंट ऑफ पावर है या नहीं है, वो जुडिशरी फिर डिफाइन करेगी, वो जुडिशरी फिर जजमेंट में बताएगी। ओके,
अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लिया कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये जो है एक नेताजी हैं। नेताजी जो हैं वो इस बिजनेसमैन के पास जाते हैं और बहुत बड़ी रकम जो है वो डोनेशन के रूप में डिमांड करते हैं अपने पार्टी के लिए, पार्टी फंड के लिए। अब ये जो पर्सन है ये मना कर देता है, कहता है जी मैं इतना डोनेशन नहीं दे सकता हूँ आपको। बट ये जो मंत्री जी जो हैं, ये जो नेताजी जो हैं, वो लेना ही चाहते हैं डोनेशन। तो जब डायरेक्टली मना कर दिया गया तो नेताजी जो है अब अपने गुंडों को भेजेंगे इसके पास और बोलेंगे कि जाओ इनसे पैसे जो है वसूल के लाओ और इतना पार्टी फंड में पैसा जो है आना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या कहता है कि जो लेजिस्लेचर जो है डायरेक्टली काम नहीं कर सकती है वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकती। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली, तो आप इनडायरेक्टली भी घुमा फिरा के भी लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक, मतलब क्या हो गया कि आपको अगर किसी घर के अंदर घुसने से मना किया गया है तो आप फ्रंट डोर से भी नहीं घुस सकते हो और बैक डोर से भी नहीं घुस सकते हो। ओके, तो ये मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, और इसको यूज करके जो जुडिशरी है वो अपना जजमेंट जो है वो देती है। आई होप कि ये जो डॉक्ट्रिन है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आप पकड़ पाए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सो दैट्स ऑल, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।